हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों आज हम क्लास 12 मैथ्स के चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक्सरसाइज 9.6 के बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 टू क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इस एक्सरसाइज 9.6 में जो टॉपिक डिस्कस्ड है वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक बार इसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, बाद में हम क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखो दोस्तों, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप के पैटर्न होते हैं। एक होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू। एक होता है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू। इसमें जहाँ एक्स आता है इसमें वहाँ पे वाई आ जाता है, और इसमें जहाँ पर वाई आता है वहाँ पर इसमें एक्स आ जाता है। यहाँ पे जो पी और क्यू होते हैं, देखो यहाँ पे वाई के साथ मल्टीप्लाई में पी और इधर की तरफ क्यू है, तो वाई को छोड़ के ये जो पी और क्यू है ये एक्स के फंक्शंस या कांस्टेंट हो सकते हैं। ऐसे यहाँ पर एक्स को छोड़ के जो पी और क्यू है वो कांस्टेंट या फिर फंक्शन ऑफ वाई हो सकते हैं। फिर सॉल्यूशन की बात करते हैं। जब हम इसको सोल्व करते हैं डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ पर पी और क्यू एक एक्स के फंक्शंस होते हैं, तो यहाँ पर हम पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, ई रेस टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट डी एक्स। ऐसे इसको सोल्व करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है जो कि आगे इंटीग्रेशन करने में मदद करता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सॉल्यूशन का काम है। सॉल्यूशन लिखते वक्त यहाँ पे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया वो यहाँ पे काम करेगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये q मतलब जो आर एच एस में था वो यहाँ पे आ जाएगा डॉट डी एक्स। क्योंकि यहाँ पर p और q x की टर्म्स में है तो यहाँ पे x की टर्म्स में ही मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। इधर सब कुछ उल्टा है, तो यहाँ पर x इंटू, जैसे यहाँ पे y इंटू आई एफ आया था, यहाँ पे x इंटू आई एफ आ गया। यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हुआ था, यहाँ पर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा। बाकी प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस देख सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मतलब यही है सबसे पहला क्वेश्चन। यहाँ पे बोला फाइंड ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द गिवन डिफरेंशियल गिवन कंडीशन। एक हमें सॉल्यूशन बताना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब जैसे हम इंटीग्रेशन करते हैं तो सी आता है, जब तक सी आएगा उस आंसर में वो रहेगा जनरल सॉल्यूशन। उस सी को हटाने के लिए जैसे यहाँ पर कंडीशंस गिवन है, तो ये सी को हटा देंगे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी चालू करते हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपने सामने देखो दोस्तों, जब आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको पता नहीं होता कि वो किस तरीके से होगा, वेरिएबल सेपरेशन से होगा या होमोजीनियस से होगा या फिर इससे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से होगा। तो मैं हमेशा बताता हूँ सबसे पहले आप ना लीनियर वो वेरिएबल सेपरेशन है ना, उससे करने की सोचा करो कि यहाँ पर जैसे y यहाँ पर है, x वगैरह यहाँ पर, तो ये dy के साथ y अलग हो जाए, dx के साथ x अलग हो जाए, ऐसा सिचुएशन पॉसिबल है तो वो लगाना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में पता नहीं होता। यहाँ तो आपको पता है कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही होगा, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि हम अब ये लास्ट पढ़ा हुआ है ना, इसके बाद में और कोई मेथड नहीं आती है, 3 मेथड्स ही है, ये लास्ट मेथड है। तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन ढूंढा करो, वो लग जाए तो ठीक है। यहाँ पर नहीं लग पाएगा, आप एक्स और वाई को अलग अलग नहीं कर पाओगे। फिर होमोजीनियस, उसमें क्या होता है एक्स और वाई की पावर्स हर टर्म में ऐसे सेम रहती है। तो जैसे यहाँ पर वाई की पावर क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स के बाहर तो कुछ भी नहीं है ना, तो मतलब अनइवन पावर्स है, कहीं पे वेरिएबल है कहीं पे नहीं है, कहीं पे डिग्री कुछ है कहीं पे डिग्री कुछ है, तो वो होमोजीनियस नहीं बन पाएगा। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब होमोजीनियस मतलब सेम टाइप के, इस टाइप से है ना, तो वो नहीं बन पाएगा यहाँ पर। अब आएंगे हम कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कर ले। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पैटर्न होते हैं, आपको पता है, अभी भी मैंने बताया, ये और ये। इनको पकड़ने का कि मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट ही आपको पता चल जाए कि भाई ये ऐसा होगा या ऐसा होगा, फालतू वेरिएबल सेपरेशन में या फिर होमोजीनियस में जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो उसका मैं हिंट बताता हूँ। आप देखो कि क्वेश्चन में y कितने हैं या फिर x कितने हैं, ये ढूंढो एक बार। जैसे अगर y एक ही होगा ना तो ये वाला पैटर्न बनेगा, पक्का यही बनेगा। क्या है, डी वाई बाई डी एक्स। मैं d के अंदर वाले y की बात नहीं कर रहा। यहाँ पर ये जो फ्री y है ना, ये यहाँ पर एक ही है, क्योंकि p और q ये तो x के फंक्शंस होंगे। ठीक है, ऐसे इधर आते हैं तो यहाँ पे x कितना है, एक ही x है, क्योंकि यहाँ पे p और q तो y की टर्म्स में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पर x यहाँ है, x यहाँ है, x तो दो जगह है लेकिन y एक ही जगह पर ये रहा। इसका मतलब ये पक्का पक्का संकेत दे रहा है हमें कि इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से बना सकते हैं। y अकेला है तो अब अपने दिमाग में कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगी, LDE का मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कौन सी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन चलेगी जिसमें एक ही y हो, वो कौन सी है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू। ये है वो। यहाँ पर p और जो q है वो किसी न किसी तरीके से x के कोई ना कोई फंक्शन, मतलब x की टर्म्स में होंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। मैचिंग करा के देखोगे तो p की वैल्यू पता चलेगी आपको।
ये पूरा मैच हो ही रखा है, तैयार है पूरा, बस आप आगे करो, इसको समझो और आगे करो बस। इसको एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है हमें, पहले से एडजस्टेड है ये। डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी वाई बाई डी एक्स। फिर है पी इंटू वाई, तो यहाँ पे वाई के साथ देखो, यहाँ पे वाई के साथ पी है ना, यहाँ पे वाई के साथ क्या है, एक तो ये 2 है और ये 10x है, तो क्या हो जाएगा 2 10x हो जाएगा, ठीक है। फिर क्यू, फिर आर एच एस में अकेला क्यू है, तो आर एच एस में क्या है साइन एक्स है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी साइन एक्स हो जाएगी, ठीक है। पी पता चल गया, क्यू पता चल गया। जब हमें पी और क्यू पता चल जाता तो अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हम बीच में हमें एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे पी और क्यू एक्स के रेस्पेक्ट में है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डॉट पी एक्स की टर्म्स में है, तो पी डॉट डी एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ऐसे याद रख सकते हो आप। तो ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी क्या है 2 10x, तो 2 यहाँ लगा लेता हूँ मैं और 10x को यहाँ लगा लेता हूँ डॉट डी एक्स, तो ई की पावर 2। देखो दोस्तों 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये जब से हमने इंटीग्रेशन पढ़ा है उसके बाद अगला चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, उसके बाद अगला चैप्टर ये डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन तीनों चैप्टर में मज़ा तभी है जब आपको फॉर्मूला मुँह जुबानी याद हो, एकदम जुबान पर होना चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मूला 10x का क्या होता है, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला log ऑफ सेक एक्स, क्या होता है log ऑफ सेक एक्स। यहाँ पर हमें मॉडुलस लगाने की ज़्यादा लफड़ा है नहीं, है ना, अब ऐसे छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। अब देखो ई की पावर में log, तो जब भी मेरे को ई की पावर में ऐसा log दिखाई देता है ना, भले दूर क्यों ना हो इससे, लेकिन log दिखाई देते हैं ना, मेरे दिमाग में ये प्रॉपर्टी आती है कि ए की पावर log ऑफ एक्स एट बेस ए, इसकी वैल्यू होती है एक्स, कि मैं कहीं ये प्रॉपर्टी लगा दूँ तो और आसान हो जाएगा। ए की पावर में log और ऐसे डायरेक्ट, तो देखो अभी ई और log इनके बीच में ये 2 है, इस 2 को हम पहले ठिकाने लगाएंगे, तो एक और प्रॉपर्टी याद आ रही है मेरे को कि log m की पावर n कितना होता है n इंटू log m, ये जो n है ना पावर वाला वो आगे आ जाता है। अब ये आगे आ रखा जो n है इसको हम वापस m की पावर में भी भेज सकते हैं, मतलब प्रॉपर्टी इधर से इधर भी तो लगा सकता हूँ ना मैं, तो ये प्रॉपर्टी भी मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इस 2 को मैं सेक एक्स की पावर पे भेज दूंगा, तो क्या मिलेगा e की पावर log ऑफ, उधर चला गया तो क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स, ऐसा हो गया। अब जैसे a log x एट बेस a, ये कटकर x बन जाता है, तो e log और उसके अंदर सेक स्क्वायर एक्स, ये कटकर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन वेट, यहाँ पर a है, इधर log का बेस भी a होना चाहिए, यहाँ पर e है, इधर log का बेस भी e होना चाहिए, यहाँ पर तो बेस कुछ लिखा हुआ ही नहीं है। तो दोस्तों जब भी आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो वहाँ पे log आता है ना, तो उसका मतलब बाई डिफ़ॉल्ट बेस क्या होता है e होता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में बेस ई होता है बाय डिफ़ॉल्ट, और फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर नहीं लिखा हुआ तो समझ जाना कि वहाँ पे बेस क्या होगा 10 होगा वहाँ पे बेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये कट गया, ये बच गया सेक स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया अपना सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब आगे काम करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है, अब हम बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यहाँ पर ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ पे p इंटू वाई है, तो सॉल्यूशन में क्या आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याद रख लो ये सारी चीज़ें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब क्या होता है और उसके रेस्पेक्ट में वो क्या बोलते हैं कि सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डॉट, अब ये y इधर आ गया तो यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में होगा प्लस c। अब यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ें वो रख दो, y की जगह y, आई एफ की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q, व्हाट इज़ q, q यहाँ पर ये रहा साइन x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन एक्स, क्यू की जगह साइन एक्स मल्टीप्लाई बाय सेक स्क्वायर एक्स है, तो सेक सॉरी आई एफ क्या है सेक स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, आ गया डॉट डी एक्स प्लस सी, ऐसा हो गया। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा, वाई इंटू यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स बराबर, अभी इसको मैं इधर से उधर नहीं भेज सकता, और आप ये भी मत सोचना कि ये आई एफ से आई एफ कट जाएगा, ऐसा थोड़ी होता है यार, ये तो इंटीग्रेशन के अंदर फंसा हुआ है, अभी ऐसे नहीं कटेगा। तो फिर इधर क्या करें, ये साइन में है, ये सेक स्क्वायर है, ऐसा तो काम होगा नहीं। तो जैसे हम 10th क्लास में बोलते थे ना कि जो बड़े बड़े मतलब साइन कोस के अलावा जो कुछ है ना उनको आप साइन कोस में चेंज कर दो, यहाँ पर ये तो साइन में है लेकिन ये सेक स्क्वायर है, ये तो कोस में तो नहीं है, कोस का उल्टा ज़रूर है लेकिन कोस में लिखा हुआ नहीं है, इसको कोस में लिखो आप, क्या बन जाएगा साइन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर, देखो दोस्तों यहाँ पे साइन एक्स है और नीचे कोस है 2 बार है, तो यहाँ पे एक
साइन और एक कोस लेके मैं क्या बना दूंगा 10x, समझ गए ना। साइन एक्स बटा कोस एक्स क्या होता है 10x होता है। एक कोस तो इसमें काम आ गया, फिर भी यहाँ पर एक कोस बच गया, 1/cos x बच गया एक जना, है ना, एक cos x बच गया। तो वो cos x को फिर हम 1/cos x को सीधा वापस कर देंगे, क्या बना देंगे sec x लिख देंगे। तो ये जो साइन इंटू सेक स्क्वायर एक्स था ना, इसको ऐसा कन्वर्ट करके मैंने ऐसा बना लिया, एक ही बात है, प्लस सी। लेकिन ऐसा करने से ये अब समझ में आ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स बराबर, देखो ये क्या बनेगा, यहाँ पर सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक एक्स होता है ना, याद है ना। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक एक्स टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन अगेन सेक एक्स बन गया प्लस सी। यहाँ तक हम पहुँचे। अच्छा थोड़ा इसको और आसान बना लो अगर आप बनाना चाहते हो तो, कैसे कि मैं ऐसा कह रहा हूँ, ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, यहाँ पर y को अकेला बना लो, y को अकेला बना लो, लेकिन रुको पहले c की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार c की वैल्यू निकाल लेते हैं। c की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब पर्टिकुलर सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये अभी जनरल सॉल्यूशन है। तो जो कंडीशन है y बराबर 0 व्हेन x बराबर π/3, ये मैं यहाँ पे लगाऊंगा, y बराबर 0 और x बराबर π/3। तो ये सारी वैल्यूज़ डालता हूँ, y बराबर 0 में यहाँ पे रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा 0 इंटू, अब सेक स्क्वायर π/3 कितना ही हो कोई मतलब नहीं है, बराबर सेक π/3, तो ये बन जाएगा सेक π/3 प्लस सी है तो सी। इसको सोल्व करते हैं इधर, तो क्या मिलेगा, सेक π/3 कितना होता है, साइन π/3 होता है, साइन 60 डिग्री की बात है ना, वो होता है √3/2। कोस π/3 होता है 1/2, तो सेक π/3 उसका उल्टा 2 बन जाएगा। तो 0 बराबर 2 प्लस सी, सी की वैल्यू ये इधर आ जाएगा, 2 इधर, तो -2 हो जाएगा। सी की वैल्यू क्या होगी -2। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं -2 यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ ना, इसको चलो यहीं पे मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ। ये सी की वैल्यू मैं इधर अपडेट करके लिखता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब ना मेरा प्लान ये है कि सेक स्क्वायर को उधर की तरफ भेज दूँ, ठीक है। तो इस सेक स्क्वायर को मैं 1/cos स्क्वायर लिख लेता हूँ, तो y बटा क्या हो गया cos स्क्वायर एक्स बराबर सेक एक्स क्या हो जाएगा 1/cos x। जो c है वो क्या है -2, यहाँ पे -2, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, -2 यहाँ डाल दोगे तो भी ठीक है, लेकिन फिर भी इसको हम और ठीक बना लेते हैं। तो ये cos स्क्वायर एक्स अब उधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इधर क्या बचेगा y बराबर cos स्क्वायर एक्स, जब इसके ऊपर आएगा तो cos स्क्वायर एक्स बटा cos x, एक cos x ऊपर बच जाएगा, cos स्क्वायर एक्स इंटू -2 cos स्क्वायर एक्स, ऐसा आ गया। ये बन गया अपना फाइनल आंसर, द फाइनल आंसर ये है। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे किया, यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था ये पैटर्न देखा कि यार ये तो इससे मैच हो सकता है, मतलब हो सकता क्या, हो ही रहा है, तो फिर मैंने इसको मैचिंग करवा लिया। फिर यहाँ पर p की वैल्यू q की वैल्यू निकाल के तैयार रख ली, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया, ये कुछ आया था, थोड़ा लफड़ा हो रहा था, तो लेकिन मैंने ये प्रॉपर्टीज़ लगाकर इसको थोड़ा आसान बना लिया। फिर बाद में सॉल्यूशन में ये फॉर्मेट मैंने लिखा, चीज़ों को इसमें डाला, तो फिर यहाँ पर भी थोड़ा साइन और सेक स्क्वायर ऐसा कुछ बन रहा था अजीब सा, लेकिन उसको एडजस्ट कर लिया, साइन को उसमें कन्वर्ट करके ये उसका इंटीग्रेशन ये हो गया। यहाँ पे जो c है उसको हटाने के लिए ये कंडीशंस गिवन है, y बराबर 0 x बराबर π/3, वो मैंने इसमें डाला, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -2 भी मैंने यहाँ पे रख दिया, और जो सेक स्क्वायर है इसको मैंने 1/cos ऐसा बना के कोस में लिख के इधर अकेला y मैंने निकाल लिया। ठीक है दोस्तों, ये बन गया अपना कंप्लीट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 14, 1 + x² इंटू dy/dx प्लस 2xy बराबर 1 ये 1 + x², ऐसा है। तो देखो इसका क्या किया जाए यार, यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखो y x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर x तो कई जगह पर है, लेकिन y एक ही जगह पर है, ये रहा है ना, y एक ही जगह पर है, वो है ये। तो dy/dx है, तो y एक ही जगह पर, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और वो भी कौन सी, ये dy/dx प्लस py बराबर q। यहाँ पे जो p है और जो q है ये क्या होंगे, x की टर्म्स में होंगे। अच्छा dy/dx यहाँ पे अकेला होता है, यहाँ पे dy/dx के साथ में क्या है 1 + x², तो मैं क्या करूँगा पूरी इक्वेशन में, क्योंकि 1 + x² को ऑब्वियसली मैं हटाऊँगा यहाँ से, तो मैं पूरी इक्वेशन को 1 + x² से डिवाइड कर दूँगा। तो हम डिवाइड तो हर क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, इस बार थोड़ा अलग स्टाइल से करते हैं, मतलब डायरेक्ट ही कर लेंगे। यहाँ पे जो 1 + x² है मैं पूरे में डिवाइड कर दूंगा, इधर से एक टाइप से कॉमन लेके उधर भेज दूंगा,
तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये dy बाई डी एक्स बचेगा, प्लस यहाँ पर इसमें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था नहीं, फिर भी मैंने कॉमन ले लिया, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा, 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई है, तो ये y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर से कॉमन लेके उधर भेज दिया, तो उधर पहले से नीचे एक तैयार था, तो एक और हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो पैटर्न बना ये, और जो अपना स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड है ना, ये इसमें ये काफ़ी हद तक सेम है। काफ़ी हद तक क्या मतलब, ऐसे कंपेयर करो तो पूरा ही सेम है। तो अब आप यहाँ पे चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लो, जैसे dy बाई डी एक्स, यहाँ पर p इंटू वाई है, y का कोफिशिएंट p है, तो यहाँ पे y का कोफिशिएंट ये है ना, ये क्या बन जाएगा, ये बन गया p। उसके बाद में RHS में q है, तो ये अपना क्या हो गया, ये q हो गया अपने लिए, दिस इज़ q। p और q पता करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। वो क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p और q इस बार x के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे p डॉट डी एक्स आएगा। ठीक है, अच्छा, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या आएगा, p की जगह आएगा ये डाल देता हूँ मैं यहाँ पे 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ऊपर की तरफ है ना, एक्स स्क्वायर का 2x ही तो होता है, तो मैं नीचे वाली चीज़ को t मानूंगा तो ऊपर dt बन जाएगा। अब dt बटा t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, है ना, तो e की पावर में क्या बन जाएगा, log t। और वैसे भी यार आपको पता होगा, ऊपर f डैश है, नीचे f है, तो उस केस में इसका इंटीग्रेशन log ऑफ f ऑफ x हो जाता है, नीचे वाला यहाँ पे आ जाता है log के अंदर, तो क्या बन जाएगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो log ऑफ नीचे वाला आ गया। अब देखो e की पावर log के अंदर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो e की पावर log ये तो कट जाएगा, यहाँ पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये बच जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप कनेक्ट कर सकते हो ना चीज़ों को, ये हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हमें सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि जो y है अकेला, p और q तो x की टर्म्स में है, तो क्या आएगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट dx, क्योंकि q और जो if है वो x की टर्म्स में है, प्लस c। ये होता है अपना सॉल्यूशन। इसमें यहाँ से जो चीज़ें उठा के इसके अंदर हम पुट करेंगे, तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है अपना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q। व्हाट इज़ q, q क्या है, q अपना ये है, ये बड़ा वाला, ये 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर। ठीक है, ये है अपना q मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये है ना, ये देखो, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस सी, वो दूर है, अलग है। अच्छा, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखो दोस्तों, आप ध्यान से देखोगे ना, तो इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर है, यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है ना, तो वो जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर वो तो पावर 1 वाला है, तो वो इसको काटेगा, तो फिर भी नीचे तो स्क्वायर है, तो 2 है, 2 लोग हैं, तो वो एक मतलब 1 को काट देगा, एक यहाँ पे फिर भी बच जाएगा, क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक जना तो बचा रहेगा डॉट डी एक्स। ठीक है, प्लस सी का प्लस सी, समझ गए, ये कट गया, तो एक यहाँ पे नीचे की तरफ बच गया, y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है डायरेक्ट, क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस सी, ये हो गया। अब यहाँ पे c को हटाने का जुगाड़ दे रखा है क्वेश्चन में, क्या दे रखा है, y बराबर 0 x बराबर 1, तो हम x बराबर 1 और y बराबर 0 इसमें डाल के c की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। देखो डालो, यहाँ से इधर साइड में लिख लेता हूँ उस चीज़ को, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई में कुछ भी हो उसका कोई मतलब ही नहीं है, बराबर इधर क्या है, tan इनवर्स x की जगह क्या है, 1 प्लस c, ये हो गया। अब 0 इंटू जो भी है वो तो 0 बन जाएगा, 0 बराबर यहाँ पे tan इनवर्स 1 है, tan इनवर्स 1 की जगह क्या आ जाएगा, पाई बाई 4 प्लस सी, तो प्लस सी हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पाई बाई 4 इधर आ जाएगा, तो सी बराबर कितना हो गया, इधर आ गया 0 माइनस पाई बाई 4 हो गया, माइनस पाई बाई 4। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, ये सी की वैल्यू यहाँ पर मैं अपडेट कर दूंगा, ये जनरल सॉल्यूशन है, इसमें मैं सी की वैल्यू डाल दूंगा तो बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अपना पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इधर की तरफ y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर
फिर यहाँ पर है टेन इनवर्स एक्स, सी की जगह आ जाएगा -π/4, -π/4। ये बन गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये आ गया। ठीक है दोस्तों, तो एडजस्ट करना होता है यहाँ पे, शुरुआत में एडजस्ट कर लिया ना एक बार तो फिर चीज़ें एकदम स्मूथली चलती रहेगी। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों, ये अपना क्वेश्चन नंबर 15, dy/dx माइनस 3y cot x बराबर sin 2x। यहाँ पर भी आप ध्यान से देखोगे तो y एक ही जगह पर है, तो इस बार भी जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो स्टैंडर्ड वाली लगेगी ना, उसमें एक y होगा, मतलब ये वाली लगेगी dy/dx प्लस p इंटू वाई बराबर q। ये यहाँ पर p का काम कौन करेगा, तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि p का काम कौन करेगा और q का काम कौन करेगा। p है यहाँ पर y का कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे सब बाकी चीज़ें तो सेट है, पहले से क्वेश्चन में सेट ही दे रखी है, तो हमें ज़्यादा सोचना ही नहीं है। dy/dx से dy/dx है, ऐसा पैटर्न p इंटू वाई है बराबर q है, तो यहाँ पर भी p इंटू वाई बराबर q है। तो p मतलब y का कोफिशिएंट, y के साथ क्या है -3 cot x है ना, तो यहाँ पे -3 cot x हो गया p की वैल्यू। फिर q की वैल्यू क्या होगी, ये RHS में अकेला q है, यहाँ पे RHS में क्या है sin 2x, तो q बराबर क्या हो गया sin 2x। अगर हो सकेगा तो यहाँ पे हमें sin 2x का ये जो फॉर्मूला ना ये खोलना पड़ेगा, मतलब sin 2x को sin 2 थीटा वाले फॉर्मूले से 2 sin थीटा cos थीटा लिखना पड़ेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल एंगल है x, यहाँ पे डबल एंगल है 2x, तो ऐसा ऑब्वियसली दिमाग में आ जाता है। अच्छा, p और q मिल गया। अब ये y वाला है तो अब इसके अंदर क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेना चाहिए, बराबर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट x आएगा या y आएगा। तो देखो p कैसा है, p एक x में है, तो यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो क्या बनेगा फिर ये e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की वैल्यू आ जाएगी। -3 को तो अलग रख लो और यहाँ पे अंदर की तरफ कोट x को रख लो। ठीक है, p की वैल्यू मैं ये वाली डाल रहा हूँ, तो -3 को तो मैंने बाहर रख लिया, ये जो -3 है वो, और कोट x को अंदर डॉट dx, तो e की पावर -3। कोट x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, log sin x, तो log ऑफ sin x। मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे रख लो। अब देखो दोस्तों, e की पावर में ये log है, लेकिन इन दोनों के बीच में ना ये -3 आ रहा है, तो -3 को पहले हमें ठिकाने लगाना पड़ेगा। अब log के सामने कोई नंबर बैठा है -3, तो log उसको ना गायब कर देता है, कहाँ पहुँचा देता है उसको, यहाँ पे जो sin x है ना इसकी पावर पे पहुँचा देगा। तो क्या बन जाएगा अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या होगा e की पावर -3 चला जाएगा साइन की पावर में, तो ऐसा हो जाएगा e की पावर log ऑफ साइन x की पावर -3। ठीक है, ऐसा हो गया। e की पावर log है ये तो हट जाएगा, ये भी जो साइन x की पावर -3 है वो बच जाएगा, साइन x की पावर -3। अच्छा, इसको ऐसा नहीं रखो तो आप इसको क्या बना लो, ऐसा बना लो, देखो नेगेटिव पावर है तो 1/, में आ जाएगा, फिर 1/, में साइन की पावर +3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो +3 है तो क्यूब ही हो गया ना वो, है ना, पावर 3 मतलब क्यूब हो गया, तो ऐसा नीचे की तरफ मैंने लिख लिया। अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकालना चालू किया था, यहाँ से निकालते निकालते यहाँ पे पहुँच गए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये याद रखना, याद क्या रखना, लिखा हुआ है, इसको हम काम में ले लेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब लिखते हैं हम सॉल्यूशन के लिए, तो देखो पहली वाली स्टैंडर्ड फॉर्म ही है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसको तो मतलब पॉपुलर यही है सबसे ज़्यादा, आप ये इस पर कमांड बना लो। तो सॉल्यूशन क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई बाई y। अच्छा, लेकिन यहाँ पे dy नहीं आएगा, जो q है, q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर आए ना, ये x की टर्म्स है, देखो q बराबर साइन 2x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी x आया है, तो हमें वो x की टर्म्स में होगा वो, तो x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा +c। ये होता है सॉल्यूशन। यहाँ पे जो जो चीज़ें यहाँ पे ज़रूरत है उनको रख दो और सोल्व करो। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये 1/sin क्यूब x बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q, व्हाट इज़ q, q है यहाँ पर ये sin 2x, देखो ना ये RHS में जो है ना, ये जो RHS में वही q है, कितना है sin 2x, तो यहाँ पर आ जाएगा sin 2x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, ये वाला 1/sin क्यूब x डॉट dx, और यहाँ पे प्लस का c। सोल्व करना चालू करते हैं। अब ऐसा मत करना कि साइन क्यूब से साइन क्यूब काट दो, वो इधर वाला जो सब कुछ है ना अरेंजमेंट, वो इंटीग्रेशन के अंदर है, फ्री नहीं है वो, ऐसे कटेगा नहीं। ये क्या है, y बटा साइन क्यूब x बराबर, इधर सोल्व करें, देखो यहाँ पे वही बात होगी ना, साइन 2x है, यहाँ पे तो साइन x है, इसका क्यूब है,
तो जो ये डबल एंगल है, सिंगल एंगल है, तो इसका ये डबल एंगल खोलो इसका, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा, 2 साइन थीटा क्या साइन एक्स है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, नीचे की तरफ साइन क्यूब एक्स है डॉट डी एक्स प्लस सी, तो वाई अपॉन साइन क्यूब एक्स बराबर, देखो दोस्तों साइन एक्स से साइन एक्स कटेगा तो यहाँ पे नीचे की तरफ साइन स्क्वायर एक्स बच जाएगा। और ऐसा हमने शायद पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, जब साइन स्क्वायर ऐसा कुछ आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे एक कोस है तो इस एक कोस के नीचे एक साइन तो दे दो इसको, ये जो सबसे पहले जो 2 है ना इसको बाहर निकालो, है ना, इसको कोई मतलब नहीं है। कोस एक्स के नीचे एक साइन एक्स क्या हो जाएगा, कोट एक्स। फिर भी नीचे एक्चुअली साइन स्क्वायर है, ऊपर कोस स्क्वायर तो नहीं है ना, नीचे साइन स्क्वायर है, तो एक साइन एक्स तो इसमें काम आ गया, कोस एक्स बटा साइन एक्स कोट एक्स बना लिया। लेकिन फिर भी एक नीचे की तरफ साइन एक्स बच गया, उस साइन एक्स को आप, क्योंकि नीचे की तरफ बचा है 1 अपॉन साइन एक्स है, तो वो क्या बन जाएगा, कोसेक एक्स, ऐसा हो गया डॉट डी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ना, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, याद करो, कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, तब तक मैं इसको लिखता हूँ साइन क्यूब एक्स बराबर ट्वाइस ऑफ, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स, क्योंकि कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, ये माइनस उधर रहता था उसके पास, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, तो माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन कोसेक एक्स, वो माइनस उधर नहीं है तो वो इधर लग जाएगा, प्लस सी, ये बन गया। तो इतना बनने के बाद अब देखो चीज़ों को थोड़ा एडजस्ट करें क्या, या फिर पहले सी की वैल्यू निकालें, पहले सी की वैल्यू निकाल ही लो, यहाँ से पहले सी की वैल्यू निकाल लो। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर कंडीशन दे रखी है, y बराबर पाई बाई 2 ले लो, कब, जब x बराबर y बराबर 2 है और x बराबर पाई बाई 2, y इक्वल टू 2 डालो, x की वैल्यू पाई बाई 2 डालो, देखो क्या बनेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 बटा साइन क्यूब एक्स, तो साइन क्यूब एक्स की जगह पाई बाई 2, ठीक है, ये बन गया, बराबर 2 इंटू माइनस कोसेक एक्स, तो माइनस 2 इंटू कोसेक एक्स की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक पाई बाई 2 प्लस सी, है ना, ये मैंने वैल्यू जिसमें डाल के बना रहा हूँ इधर। अच्छा, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1 होता है, साइन पाई बाई 2 कितना होता है, 1, तो कोसेक पाई बाई 2 वो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि कोसेक तो साइन का उल्टा ही होता है और 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो यहाँ पे 2 बराबर माइनस 2 इंटू कोसेक पाई बाई 2, वो भी माइनस 2 ही हो गया, क्योंकि कोसेक पाई बाई 2 1 होता है, प्लस सी। अब सी की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 2 को इधर भेज दूंगा, प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 2 पहले से ही है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा, बराबर सी। ये सी की वैल्यू आ गई कितनी, 4। ठीक है, सी की वैल्यू ये 4 मैं यहाँ पे अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ पे अब हम निकाल रहे हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे सी है तो ये जनरल सॉल्यूशन है, सी की वैल्यू इसमें डाल दो, पर्टिकुलर वैल्यू डाल दो, तो ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इधर क्या है, वाई बाय साइन क्यूब एक्स बराबर, ये यार कोसेक को ना साइन में लिख लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद में इधर जो नीचे वाला साइन क्यूब एक्स है ना, इसको मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, तो इसको आप साइन में ही लिख लो, 2 इंटू माइनस कोसेक एक्स बन जाएगा माइनस 2 बाई साइन एक्स, प्लस सी है, सी की जगह कितना है 4, तो यहाँ पे 4 बन जाएगा। अब y के नीचे क्या है, साइन क्यूब एक्स, तो इस साइन क्यूब एक्स को उधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या बचेगा, सिंपल y। साइन क्यूब एक्स जब इसके पास आएगा तो ऊपर साइन क्यूब एक्स, नीचे साइन एक्स, तो एक साइन से साइन कट जाएगा, फिर भी ऊपर की तरफ स्क्वायर तो बच ही जाएगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन क्यूब एक्स इस 4 के पास आएगा तो क्या बन जाएगा, 4 साइन क्यूब, क्यूब है ना, हाँ, तो साइन क्यूब ही रहेगा, यहाँ पर क्यूब रहेगा और इधर की तरफ स्क्वायर रहेगा, ये बन गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, तो वही बात है, शुरुआत में इसको थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो, एडजस्ट पहले से ही था, पहले से एडजस्ट हो तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, प्रॉपर फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट से चलते रहो, कुछ एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो तो फॉर्मेट भी याद हो जाएगा आपको। ये पैटर्न है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ऐसे निकालते हैं और ये इसका सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, बाकी और कोई नई चीज़ नहीं है यहाँ पर। ठीक है, ये बन गया अपना सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 16 और 17, यहाँ पे जो 2 क्वेश्चन है ना, 16 और 17, ये दोनों फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, मतलब थोड़े ऐसे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, समझ के डिफरेंशियल इक्वेशन खुद से बनाना पड़ेगा, फिर खुद से सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर 18 और 19 ये तो फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आ गए यहाँ पर, तो ये भी देखेंगे 1 बाय 1। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें बोला है
फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। यहाँ पे ओरिजिन से गुजर रहा वो कर्व ना, तो ओरिजिन का मतलब वो 0,0 रख देंगे उसके अंदर, x की जगह 0, y की जगह 0। ऐसा क्यों बोला है पासिंग थ्रू ओरिजिन? इसका बोलने का मतलब क्या है, ऐसे बोल के ना वो जो c आता है ना c, वो c को हटाने का जुगाड़ दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट बोल के यहाँ पर ना वो dy बाई डी एक्स, उसकी फीलिंग यहाँ पे दिलवा दी। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स ही तो होता है। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में सीखा था, पिछली वाली बुक का चैप्टर था ना, लास्ट चैप्टर, उसमें सीखा था। और वैसे भी आपको पता ही होना चाहिए यार, जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट की जो स्लोप होती है किसी भी कर्व की, वो होती है dy बाई डी एक्स। क्या बोला, गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स है ना, टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y, ठीक है, वो वहीं पर होती है, इज इक्वल टू दी सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। यहाँ पे पॉइंट का नाम क्या है, पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट x, y है। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट। सम मतलब यही तो होता है, सम का मतलब क्या होता है, प्लस, जोड़ दो उसको, है ना। तो देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखता हूँ, आंसर यहाँ पे ATQ ये लिखता हूँ। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये आप बचपन से करते आए हो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोला है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x, y बराबर, ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू, यहाँ तक ये जो लाइन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मैंने यहाँ पे लिख दी, स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट x, y बराबर इज इक्वल टू, अब बराबर मैंने लगा दिया, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। पॉइंट कौन सा है, वही उसी पॉइंट की बात की जा रही है, x, y की, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट, इसका मतलब क्या हो गया, dy बाई डी एक्स, सिंपल, बराबर। और RHS में क्या है, सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट x, y। अब यार x, y तो सिंपल हो गया ना, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स x प्लस y हो गया, सिंपल, x कोऑर्डिनेट प्लस y कोऑर्डिनेट। और अब क्या है, ये एक टाइप से क्या बनेगी, जब आप इसको देख रहे हो तो ये क्या है, एक टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, DE डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको सोल्व करने के तरीके दिमाग में उठने चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये वेरिएबल सेपरेशन से हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। x को x dx के साथ में आएगा तो फिर y dy के साथ में ऐसा बना लेना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल है, मतलब मुश्किल है, नामुमकिन है, वेरिएबल सेपरेशन नहीं हो पाएगा। फिर क्या करें, होमोजीनियस से कर लें क्या, लेकिन होमोजीनियस में देखो यहाँ पे x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, लेकिन इधर की तरफ जो x की पावर कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये अनइवन पावर से होमोजीनियस का भी यहाँ पे नहीं बैठ पाएगा। तो अपने दिमाग में आएगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए dy बाई डी एक्स होना जरूरी है। जब dy बाई डी एक्स होता है तो फिर y एक बार आना जरूरी है, एक बार ही। यहाँ पर y यहाँ पे आ रहा है एक जगह, बस वो उसके बगल में आ जाए, उसके पास में आ जाए। मैं किस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, देखो इसकी, dy बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई बराबर क्यू, ऐसा। यहाँ पे जो p है और जो q है ये तो x की टर्म्स में कुछ ना कुछ होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर y a की जगह में देखने को मिलता है, तो y को हम इधर की तरफ ले आएंगे, बाकी ज़्यादा और चीज़ें नहीं आएगी। एक LHS में dy बाई डी एक्स रहेगा और y वाली टर्म रहेगी। dy बाई डी एक्स पहले से LHS में है, तो dy बाई डी एक्स, ये y इधर आ जाएगा तो माइनस वाई बराबर इधर x। तो ये ऐसा मैचिंग हो रहा है। अब देखो ये और ये हो रहा है मैचिंग, तो अब यहाँ से मैचिंग हो रहा है तो फ़ायदा उठा लो। y के साथ p आता है, यहाँ पे y के साथ क्या -1, तो p की वैल्यू क्या होगी -1। RHS में अकेला q होता है, इधर क्या है x, तो q की वैल्यू क्या होगी x होगी, ठीक है। p और q में मिल गए, जैसे p और q में मिल जाते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं IF। तो IF क्या होगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। अब यहाँ पे p और q, वैसे तो p तो कांस्टेंट है जो अपना q है ना, वो x की टर्म्स में है, तो p और q वो एक x की टर्म्स वाला ही माना जाएगा। तो p का हम x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे, e की पावर p की जगह -1, तो -1 को बाहर रख लूँगा, अंदर बस खाली dx पड़ा रहेगा, है ना। p की जगह क्या रख दूँगा -1, वो कांस्टेंट है तो बाहर आ गया। अच्छा, 1 का इंटीग्रेशन मतलब x dx है सिंपल, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, तो ये बन जाएगा e की पावर -1 इंटू एक्स, -x हो गया। ये हो गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब ज़रूरत पड़ेगी हम इसको काम में ले लेंगे। अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। यहाँ पे p और q अपने x की टर्म्स में है और यहाँ पे एक जगह y है ना, ये वाली फॉर्म है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर
इधर आता है इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट डी एक्स, क्योंकि क्यू और एफ ये जैसे ये आई एफ है और ये क्यू अपना एक्स है, ये एक्स की टर्म्स में है तो एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन प्लस सी, ये होता है सॉल्यूशन। यहाँ पर y है तो इधर dx आएगा। देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e की पावर माइनस एक्स, ये देखा ना ये है तो e की पावर माइनस एक्स बराबर q, व्हाट इज़ q ये है अपना x, तो इंटीग्रेशन ऑफ x डॉट आई एफ की जगह ये आ जाएगा वापस e की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स प्लस सी, ये हो गया। अब यहाँ पर ये तो मैं लिख लूँगा, लेकिन यहाँ पर देखो x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, दो अलग अलग टाइप के फंक्शन है। x एल्जेब्रिक फंक्शन होता है, ई की पावर माइनस एक्स ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है। तो इस केस में हम कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन मान के। अब फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन जब मानते हैं ना तो हम ILATE का सहारा लेते हैं, आईलेट का सहारा लेते हैं, ठीक है, आईलेट का। x एक एल्जेब्रिक फंक्शन है a और e की पावर माइनस एक्स एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e। तो जो आईलेट में पहले आता है, शुरुआत में आ जाता है, वो बन जाता है फर्स्ट फंक्शन, x हो गया फर्स्ट फंक्शन, और जो e की पावर माइनस एक्स है वो हो गया सेकेंड फंक्शन, ठीक है। और जब फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन का हम ऐसे इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, मतलब क्या प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन, फिर माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, बड़ा सा ब्रैकेट, उसके अंदर क्या आएगा, दो चीज़ें आएंगी, एक तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट डैश मल्टीप्लाई बाई सेकंड का इंटीग्रेशन, ऐसे तब जाके हम इसको कंप्लीट कर पाते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको, इधर LHS में तो ठीक है, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स है बराबर इंटीग्रेशन, ये लिखना है हमें, पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, तो इंटीग्रेशन क्यों लगा रहा हूँ मैं, जो x फर्स्ट फंक्शन क्यों ना x एज इट इज़ आ गया, फिर सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, e की पावर माइनस एक्स। तो एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स लिखूँ और अगली स्टेप में सोल्व करूँ, उससे अगली स्टेप में फिर ये करूँगा, है ना, तो बहुत लंबा हो जाएगा। हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन की अपनी स्किल्स है ना वो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप सोल्व करो। तो यहाँ पे फर्स्ट एज इट इज़ आ गया x, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, e की पावर माइनस एक्स, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई में माइनस आ जाएगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट क्या है, -1 है, तो -1 डिवाइड में आएगा, डिवाइड में लिखो या फिर ऐसे मल्टीप्लाई में लिखो, बात एक ही है, क्योंकि वो -1 है, कोई दिक्कत नहीं उसको। फिर यहाँ पे माइनस तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ तो लगाना पड़ेगा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट कौन है x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड कौन है, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, अभी यहाँ पे तो क्या था, ये रहा माइनस e की पावर माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ये जो प्लस सी है वो मैं यहाँ पे लगा दूंगा प्लस सी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसका इंटीग्रेशन मैंने अभी ये लिखा है यहाँ पर, अभी भी एक चीज़ एक टुकड़े का इंटीग्रेशन बाकी है, इसका अभी करते हैं अगली स्टेप में। ये क्या बचा, y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, माइनस इंटू एक्स, ये प्लस का तो माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स हो जाएगा। देखो ये माइनस है और ये माइनस है, ओवरऑल क्या बन जाएगा, प्लस। तो अंदर की तरफ क्या बचेगा, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बचेगा, ये माइनस तो बाहर आ गया। अब ई की पावर माइनस एक्स का फिर से इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी हो गया, समझ गए ना, ये माइनस माइनस पहले ही प्लस बन गया था, अब यहाँ पे नया माइनस आ गया है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं अब अगले पेज में लिखता हूँ और फिर करते हैं, देखो इधर ही लिख लेता हूँ, हाँ ये ठीक है। क्या आएगा, y ई की पावर माइनस एक्स बराबर माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस सी। देखो यार ये c यहीं पे अकेला रहेगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, इनको इधर ले आओ ना, अच्छे भी नहीं लग रहे यहाँ पर बैठे बैठे। तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये भी इधर आ जाएगा, प्लस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये भी इधर आ जाएगा, प्लस ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और ये हो गया, RHS में क्या बचा, ओनली c, तो ये c बच गया, इतना हो गया। आप चाहो तो यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो, ई की पावर माइनस एक्स ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर क्या है, y प्लस ये बच जाएगा x प्लस ये तो पूरा ही उठ गया, एक बच जाएगा बराबर c, ठीक है। ये यहाँ तक मैंने लिखा। यहीं पे एक बार रोक के देखो c की वैल्यू निकालने का जुगाड़ क्वेश्चन में दे रखा है। यहाँ पर क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन से गुजर रहा है। ये जो कर्व है ना, इसके लिए बोला है कि ये जो कर्व है वो पासेज थ्रू ओरिजिन मतलब 0,0,
तो मैं x की जगह 0 डाल दूंगा और y की जगह भी 0 डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ऐसे ऐसे करके मेरे को c की वैल्यू मिल जाएगी। देखो ये 0 0 यहाँ पर डालो, इधर लिख लेता हूँ मैं साइड में। तो इधर क्या बन जाएगा, e की पावर -0, y की जगह 0, x की जगह 0, तो 0 + 0 + 1 बराबर c। e की पावर 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, अंदर 0 0 1 1 बन जाएगा बराबर c। तो c की वैल्यू क्या आ गई 1। यहाँ पे c की जगह 1 है ना, ये अपडेट कर दो आप ये वाला, ठीक है। तो अपडेट करने के बाद में हमें कर्व मिल जाएगा। तो अपना एक टाइप से ये एक जनरल कर्व था, जैसे जनरल सॉल्यूशन होता है ना जनरल कर्व, वे तो इसी की वैल्यू 1 डाल दी तो ये एक पर्टिकुलर कर्व हो गया। क्या बनेगा, e की पावर -x इधर की तरफ y + x + 1 बराबर c की जगह 1 आ गया, 1 आ गया। तो अब इस e की पावर -x को मैं उधर भेज दूंगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y + x + 1 बराबर e की पावर -x उधर जाएगा तो e की पावर x बना लेगा, ठीक है। उधर जाएगा तो नीचे, नीचे जाके वापस ऊपर जाएगा तो प्लस की पावर में आ जाएगा। ये बन गया अपना आंसर, है ना। कर्व मिल गया हमें। कैसे कैसे किया, देखो ये ऐसे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, लैंग्वेज को पढ़ के, और लैंग्वेज बहुत आसान होती है। जनरली ऐसे क्वेश्चंस में स्लोप ऑफ टेंजेंट का जिक्र किया जाता है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होता है क्या, dy/dx। बाकी चीज़ें जो दे रखी है तो वो इजीली अंडरस्टेबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये हुआ अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब देखते हैं 17। देखो दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 17। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब हम लिखेंगे ना तो सिमट के एक लाइन के अंदर आ जाएगा, फिट हो जाएगा। देखो क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। ये यहाँ तक पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही है, कोई नई बात नहीं बोली यहाँ पर। गिवन दैट दी सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट। देखो यहाँ पे एनी पॉइंट x, y नहीं बोला, तो हम क्या मान लेंगे, जो पॉइंट है ना वो क्या मान लेंगे, पॉइंट मान लेंगे, पॉइंट ऑन दी कर्व x, y मान लेंगे, ठीक है। पॉइंट क्या मान लेंगे हम, x, y। तो अब इसको x, y को देखते हुए हम कमेंट करेंगे सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो यहाँ पे जैसे x, y है तो यहाँ पे सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, x + y हो जाएगा। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है देखो, और किससे ज़्यादा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप, मतलब स्लोप का मैग्नीट्यूड वही हो गया dy/dx ही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, मैंने बिना देखे बता दिया। टेंजेंट की जगह कई बार नॉर्मल होता है, आप भी ध्यान रखना, नॉर्मल में फिर वो उल्टा हो जाता है। नॉर्मल और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं ना, तो m1 m2 बराबर -1 के कंसेप्ट से निकाल के रखना पड़ता है। खैर यहाँ पर ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट से ज़्यादा होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx कितना ज़्यादा होगा, टू दी कर्व एट दैट पॉइंट बाई 5 नंबर से ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो क्या है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी कर्व। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन दी कर्व, मतलब ये x, y ले लेता हूँ। ये एनी पॉइंट ऑन दी कर्व मैंने x, y मान रखा है स्टार्टिंग से, है ना, पॉइंट ऑन दी कर्व बराबर ये क्या है, ऑन दी कर्व एक्सीड्स ज़्यादा है, कितना ज़्यादा वो बोला यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। ये जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व है ना, ऐसा है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पॉइंट, मतलब कहाँ पे, एट x, y। स्लोप ऑफ टेंजेंट x, y से कितना ज़्यादा है, बाई 5, तो इसमें 5 ज़्यादा। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कर्व पे ऊपर स्थित कोई भी पॉइंट x, y के जो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ना, सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का मतलब x + y, इन दोनों को जोड़ दो, x कोऑर्डिनेट + y कोऑर्डिनेट, ये उस पॉइंट पर x, y पर है ना, एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट है उसकी जो स्लोप होगी कितनी, dy/dx, उससे 5 ज़्यादा है ना। एक्सीड्स देखो और बाई 5 देखो, एक्सीड्स बाई 5 ज़्यादा है उससे, तो यहाँ पे 5 हो गया, सिंपल है ना। इतना बड़ा घुमा फिरा के दे रखा था, उसका मतलब ये निकला। अब यार ये तो बहुत आसान हो गया, चीज़ों को एडजस्ट करो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, क्योंकि वेरिएबल सेपरेशन नहीं लग पाएगा, होमोजीनियस नहीं लग पाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। यहाँ पे dy/dx है ना, तो अब देखो मैं dy/dx वाली जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, वो उसका टारगेट सेट करता हूँ। वो कैसी दिखती है, ऐसी दिखती है, dy/dx प्लस py = q, ठीक है। ये तो ये dy/dx और y, ये दोनों चीज़ें एक साथ होती है ना, दोनों चीज़ें एक साथ। यहाँ पर dy/dx यहाँ पर है और y यहाँ पर है, तो मैं y को उसके पास ले जाऊँगा और 5 को इधर ले आऊँगा, तो x - 5 बराबर क्या हो गया, dy/dx, ये y उधर चला गया तो -y,
ये ऐसा ऐसा दिखने में थोड़ा मज़ा ही नहीं आ रहा, तो मैं ये जो RHS है इसको LHS में लिख दूंगा और LHS को RHS में लिख दूंगा। तो ऐसा हो जाएगा dy/dx माइनस वाई बराबर ये x-5 है ना। LHS RHS में इंटरचेंज मैंने कर दिया है। अब देखो ऐसे मैच हो रहा है ना, ऐसे मैचिंग हो रही है, ये सेम ही तो है, सेम फॉर्मेट है। तो आप यहाँ से अब चीज़ें आइडेंटिफाई कर सकते हो। कौन सी चीज़ें? P और Q, ये आइडेंटिफाई आप कर सकते हो। देखो P क्या है? P है y का कोफिशिएंट है ना, P है y का कोफिशिएंट। यहाँ पे y के साथ क्या है? -1, तो P की वैल्यू -1 होगी। फिर आता है Q। व्हाट इज़ Q? Q की वैल्यू क्या होगी? Q RHS में अकेला है, तो RHS में अकेला कौन है? यहाँ पर देखो ये है x-5, तो Q की वैल्यू होगी x-5। P मिल गया, Q मिल गया। अब P और Q की मदद से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल के फिर सॉल्यूशन निकाल के आंसर बता देंगे। तो अब मैं अगले पेज में काम स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों पिछले वाले पेज की जो थी ना P और Q की वैल्यूज़, वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। P बराबर -1 और Q बराबर ये Q है, Q बराबर x-5 है। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने लिख लिया है। अब निकालूंगा मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P डॉट dx। तो क्या बन जाएगा? e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P की जगह क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा, तो -1 को तो बाहर ही रख लूँगा, अंदर बस dx पड़ा रहेगा। dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x, तो ये क्या बन गया? e की पावर -x। यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे +c वगैरह यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम निकालते हैं इसका सॉल्यूशन। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ये, है ना। अब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डॉट x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन +c। फॉर्मेट मुँह जुबानी नहीं होता तो मज़ा आ जाता है करने में। y आई एफ कितना है? ये रहा e की पावर -x। तो ये तो यार पिछले वाले जैसा ही लग रहा है काफ़ी हद तक। बराबर इंटीग्रेशन ऑफ q। व्हाट इज़ q? q क्या है? x-5 है, तो यहाँ पे x-5 हो गया, मल्टीप्लाई बाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, तो e की पावर -x डॉट dx प्लस c। हाँ यार पिछले वाले जैसा ही है। यहाँ पर देखो ये और ये दो अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो मैं लगाऊंगा यहाँ पे ILATE। ये जो x-5 है ये एक एल्जेब्रिक फंक्शन है, ये जो e की पावर -x है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो x-5 ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, पहले आ गया आईलेट में, जो पहले आता है ना आगे की तरफ पहले आ जाता है, तो वो बन जाता है फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आता है वो बन जाता है अपना सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। इस बार मैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला नहीं लिख रहा, देखो डायरेक्ट करते हैं इसको। क्या बन जाएगा? y इंटू ई की पावर -x। फॉर्मूला नहीं लिख रहा तो फिर यहाँ पर मेरे को थोड़ा कंप्लीट लिखना पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ x-5 एज इट इज़, दूसरे वाले का इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर -x डॉट dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन, बड़ा सा इंटीग्रेशन बड़ा सा ब्रैकेट। यहाँ पे पहले वाले का डिफरेंशिएशन x-5 का x का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, -5 का -0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई दूसरे वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन e की पावर -x का इंटीग्रेशन डॉट dx, ये ब्रैकेट के अंदर है, डॉट dx प्लस c। यहाँ पे 2 बार डॉट dx क्यों लगाया? ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये वाला इंटीग्रेशन, उसका dx यहाँ पर है। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट के अंदर है वहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन है इसका dx यहाँ पर है, ऐसे। तो y इंटू ई की पावर -x बराबर x-5, ई की पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर -x। ठीक है, क्योंकि e की पावर -x का वैसे सेम टू सेम, लेकिन x का क्या है? -x है, तो वो -1 डिवाइड में आएगा, तो वो माइनस यहाँ पे लग जाएगा। फिर देखो इसको करते हैं, 1 - 0 का कोई मतलब नहीं है। e की पावर -x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा? e की पावर -x और एक माइनस उसका बाहर आ जाएगा, बाहर पहले से एक माइनस है, वो माइनस इस माइनस का स्वागत करेगा, तो दोनों कट के प्लस का 1 बन जाएगा। डॉट अभी मैंने इसका इंटीग्रेशन किया ये, अब इससे जो आंसर मिलेगा उसका यहाँ पे फिर से इंटीग्रेशन तैयार है होने के लिए, डॉट dx प्लस c, तो प्लस c। ठीक है, यहाँ पे देखो एक इंटीग्रेशन ये है, एक इंटीग्रेशन ये है, इससे छूटा तो यहाँ पे इसमें फंस गया। खैर कोई बात नहीं, सोल्व कर लेंगे। e की पावर -x बराबर x-5, ये जो माइनस है ना इसको आप यहाँ पे आगे की तरफ लिख लो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये क्या है? e की पावर -x, यहाँ पे प्लस। अच्छा यार e की पावर -x का इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ से निकाल लो ना, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर -x हो जाएगा। ठीक है, e की पावर -x का इंटीग्रेशन ये
ये जो टर्म है वो मैंने यहाँ पे टिका दी, प्लस सी, इतना हो गया। यहाँ पर चीज़ों को ऐसा ही रहने दें क्या, थोड़ा एडजस्ट करें तो करें। चलो एक काम करो, या ये जो माइनस है ना इसको अंदर भेज दो, तो y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर, इस माइनस को इसके अंदर ही भेजोगे तो x माइनस 5 का क्या बन जाएगा, 5 माइनस एक्स। यहाँ पे ई की पावर माइनस एक्स, यार एक और काम करो, ई की पावर माइनस एक्स यहाँ से, ई की पावर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, है ना, ई की पावर माइनस एक्स यहाँ से कॉमन ले लो, तो ये तो क्या बन गया, माइनस माइनस 5 हो गया, और ये ऐसा हो गया। यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ तो ये बच जाएगा, ये क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस 1 बच जाएगा, प्लस सी, इतना हो गया। इसमें जो बची कुची कैलकुलेशन है ना थोड़ी देर बाद में हम सोल्व कर लेंगे, ठीक है। पहले सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0,2। तो ये जो कर्व है, बोला है कि ये जो कर्व है वो पासेस थ्रू 0,2, 0,2 से ये पास हो रहा है, तो मैं ये 0,2 इसमें सेटिस्फाई करवा दूंगा, x की जगह 0 डाल दूंगा और y की जगह 2 डाल दूंगा। इधर कर लेते हैं, देखो क्या बनेगा, x की जगह 0 तो ये क्या बन जाएगा, और y की जगह 2 तो यहाँ पे बनेगा 2 ई की पावर माइनस 0 बराबर, यहाँ पे 5 माइनस 1, 5 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 4, x की जगह 0 तो माइनस 0, फिर ई की पावर माइनस 0 प्लस सी, ये हो गया। यहाँ तक मैंने चीज़ों को वैल्यूज़ डाल दी मैंने। अब ई की पावर 0 तो 1 होता तो कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया बराबर, यहाँ पर 4 है, 4 इंटू 4 माइनस 0 4 ही है, ई की पावर 0 वो भी 1 हो गया, तो यहाँ पे 4 बच गया, प्लस सी। तो इस 4 को इधर भेज दूंगा, तो 2 माइनस 4 माइनस 2 हो जाएगा बराबर सी, सी की वैल्यू क्या आ गई, -2। ये -2 मैं यहाँ से उठाकर इधर अपडेट कर दूंगा, तो देखो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर पर्टिकुलर कर्व y इंटू ई की पावर माइनस एक्स बराबर, इसको सोल्व कर लो यहीं पे, 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स अंदर की तरफ है, मल्टीप्लाई बाय बाहर क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, सी की जगह वैल्यू क्या आ गई, ये -2 तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। ये बन गया अपना आंसर। अब आप चाहो तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू निकाल लो, यहाँ पे जो ई की पावर माइनस एक्स है ना, ये इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ आके क्या बन जाएगा, ई की पावर प्लस का x हो जाएगा, क्या, प्लस का x। तो यहाँ पे y अकेला, इस ई की पावर माइनस एक्स को मैं इधर की तरफ भेज रहा हूँ RHS में। RHS में 2 टर्म्स है, एक तो ये है और ये -2 है, तो ई की पावर माइनस एक्स इधर आएगा तो ई की पावर प्लस एक्स हो जाएगा। पहली टर्म के पास में ई की पावर माइनस एक्स है, ये इधर से आएगा तो ई की पावर प्लस एक्स और ई की पावर माइनस एक्स दोनों कट जाएंगे, बस ये 4 माइनस एक्स बच जाएगा, 4 माइनस एक्स, माइनस माइनस 2 के पास में ई की पावर एक्स आएगा तो 2 ई की पावर एक्स, ऐसा बन जाएगा। तो ये बन गया अपना आंसर, 4 माइनस एक्स माइनस 2 ई की पावर एक्स। ठीक है दोस्तों, तो वही है कि यार कुछ भी नहीं है इसमें, जब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को तब थोड़ा लंबा लगता है, लेकिन चीज़ों को आप धीरे धीरे मैथमेटिकल शक्ल देने लग जाओ। जैसे सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, x प्लस वाई हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट से 5 ज़्यादा है तो dy बाई डी एक्स से 5 ज़्यादा हो गया। फिर बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन बनने के बाद में तो आप समझ रहे हो कि ऐसा तो हमने कई बार किया है। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर, कौन सा था ये, इतना बड़ा क्वेश्चन नंबर 17 है ना। अब हम देखते हैं 18 और 19 जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 18, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बस इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बोली है। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो कि ये इसका पैटर्न कौन सा है, मतलब जैसे यहाँ पे 2 पैटर्न होते हैं ना, कि यहाँ पे p इंटू वाई आएगा या p इंटू एक्स आएगा। जब p इंटू एक्स आएगा तो dx बटा dy, p इंटू वाई आएगा तो dy बाई डी एक्स। यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, यहाँ पे y एक ही जगह पर है, तो ये वो उसी टाइप का पहला वाला टाइप का पैटर्न है। लेकिन dy बाई डी एक्स के साथ में यहाँ पे क्या है, x वो नहीं होना चाहिए ना। स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 होती है, उसमें से पहली वाली क्या है, dy बाई डी एक्स अकेला, और प्लस में क्या आता है, p इंटू वाई बराबर q, ऐसा रहता है ना, ऐसा रहता है। तो dy बाई डी एक्स अकेला होता है, यहाँ पे dy बाई डी एक्स के साथ में क्या है, x, तो हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, ये क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स बचेगा, ये क्या बचेगा, माइनस y बाई एक्स बचेगा, बराबर 2x स्क्वायर बटा x, तो ये फिर 2x बचेगा। वैसे इस q का कोई काम नहीं है, आपको पता है। यहाँ पर p की वैल्यू क्या है, जो y का कोफिशिएंट वही p है, यहाँ
यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है -1/x, -1/x यहाँ पर p हो गया। वैसे ये क्या है q, लेकिन इसका कोई ज़्यादा काम नहीं है, हमें चाहिए क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्वेश्चन में ओनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो IF क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट dx। जब ऐसा ऐसा पैटर्न बन जाता है ना, आप इसको इससे कंपेयर कर सकते हो। ये जो फॉर्मेट है ये वाला स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है, इस फॉर्मेट का इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होता है, ठीक है। तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह क्या आ जाएगा -1/x, माइनस को यहाँ रखो 1/x और यहाँ पे dx। इसको सोल्व करते हैं तो e की पावर माइनस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, ठीक है। ये जो माइनस है इसको ठिकाने लगाओ, क्योंकि e की पावर में जो log है ना वो फिर ऐसे कट जाता है डायरेक्ट, लेकिन बीच में माइनस फंस रहा है तो इस माइनस को पहले ठिकाने लगाना पड़ेगा हमें। e की पावर, ये जो माइनस है log के आगे, इसको हम यहाँ से उठाकर x की पावर पे रख देंगे, मतलब ऐसा प्रॉपर्टी होती है ना ये, तो प्रॉपर्टी में लगा रहा हूँ। तो e की पावर क्या हो गया log ऑफ, ये -1 वहाँ चला गया x की पावर में, x की पावर -1 ऐसा हो गया। अब e की पावर log ये तो हट जाएगा, यहाँ पे x की पावर -1 बचेगा, x की पावर -1 का मतलब क्या है 1/x, ठीक है। तो अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया 1/x। तो इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे ना कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 1/x कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल क्वेश्चन था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ऑब्जेक्टिव टाइप के वैसे आसानी होते हैं। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 18 था ना, अब देखते हैं 19। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 ये है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पर फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है 1 - y² और 1 - y² के साथ में dx/dy। अच्छा देखो यहाँ पे dx/dy है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है तो इसको हम उल्टा तो कर ही नहीं सकते, ऐसा ही पड़ा रहेगा ये। तो फिर dx/dy है x ऊपर इस बार, तो x हमें एक ही जगह मिलेगा, जो फ्री x है वो, तो वो भी हमें एक ही जगह मिल रहा है, देखो ये रहा, है ना। तो इसको देखते हुए आप समझ रहे हो ना इस बार कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। इस बार डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी वाली बनेगी, वो x वाली, dx/dy प्लस p × x बराबर q, ये बनेगी। x एक ही जगह पर मिलेगा और जो p और q है वो y की टर्म्स में y के फंक्शन है। लेकिन जब हमें ये भी इतना भी बनाना होगा, फिर भी हमें इसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा ना। जैसे यहाँ पे सिंपल dx/dy है, यहाँ पर dx/dy के साथ में मल्टीप्लाई में ये भी है 1 - y², इसको हटाना पड़ेगा। एक बार मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पे 1 - y² dx/dy प्लस y × x बराबर ay। यहाँ पे जो dx के साथ में है ना वो ये 1 - y², इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो पूरी इक्वेशन में मैं इसका डिवाइड लगा दूंगा। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ से तो ये हट जाएगा dx/dy, 1 - y² इसके डिवाइड में आ जाएगा, इसके डिवाइड में भी आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा y/1 - y² मल्टीप्लाई बाई x बराबर इधर ay/1 - y², ठीक है। इसको मैंने यहाँ से हटा दिया, ये ऐसा बन गया यहाँ पर और ये ऐसा बन गया। अब देखो ये इक्वेशन अपनी इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ में मैच खाती है, एकदम मैचिंग है। तो dx/dy की जगह ये आ गया, p × x, x के साथ में है p, यहाँ पे x के साथ में कौन है ये, तो यहाँ पर आप देखोगे मतलब बोल सकते हो p की वैल्यू क्या है y/1 - y², ठीक है। ये क्या है q है, लेकिन q का इतना कोई काम नहीं है, हमें क्या निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर बताना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो p से ही हम निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर क्या होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p डॉट, इस बार dx आएगा या dy आएगा, चूंकि p जो है वो y के अंदर एक्सप्रेशन है उसका, तो यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। देखो इसको इधर करता हूँ मैं, अब इधर से आगे इधर करता रहूँगा। देखो दोस्तों e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p की जगह ये आ जाएगा y/1 - y² डॉट dy। इसको ना बहुत शानदार तरीके से एडजस्ट करेंगे और इसके अलावा और कुछ लिखने की कोशिश भी नहीं करेंगे ना। आप इंटीग्रेशन की पूरी स्किल्स लगा सकते हो, एकदम एक्सपर्ट लेवल की स्किल्स लगाओ यहाँ पर। देखो एक्चुअली नीचे की तरफ क्वाड्रेटिक है 1 - y², y का स्क्वायर है ना, और ऊपर सिंगल पावर है, तो इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले को t मान लें, क्योंकि y² का डिफरेंशिएशन y होता है ना, तो मैं नीचे वाले को t मानूंगा। लेकिन उसमें एक पंगा है, जब 1 - y² का मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या बनेगा -2y बनेगा, 1 का तो 0 हो जाएगा और y² का 2y, लेकिन माइनस का माइनस आएगा, -2y ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ तो सिंपल y है। तो मैं क्या करूंगा
यहाँ पर -2y ऊपर तैयार कर लूँगा। अगर मैं ऊपर एग्जैक्टली नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तैयार कर लूँगा ना तो और जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। देखो कैसे, e की पावर ये जो है वो तो लिख ही देता हूँ, y/1 - y² और dy ऐसा है। नीचे जो 1 - y² है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -2y ऊपर की तरफ, ऊपर है सिंपल y तो मैं -2 मल्टीप्लाई कर दूंगा और -2 डिवाइड कर दूंगा 1/-2। अब देखो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, तो जब भी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाता है, log ऑफ नीचे वाला, है ना ये। तो ऐसा हो जाएगा e की पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन हो गया log ऑफ 1 - y²। या फिर आप ऐसा बोल सकते हो, इस नीचे वाले को आप t मान लो, तो ऊपर वाला जो ये है ना -2y dy, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dt में। अब dt/t इसका इंटीग्रेशन log t तो log t की जगह मैंने वापस ये वैल्यू डाल दी, ऐसा बन गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप वो मॉडुलस लगाना चाहो तो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मॉडुलस लगा लो, माइनस दिख रहा तो थोड़ा सेफ्टी के लिए मॉडुलस लगा लेते हैं, ठीक है। नहीं लगाना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बन गया। अच्छा अब क्या करें, यहाँ पर देखो ये -1/2 है ना, ये e और log के बीच में आ रहा है, ये नहीं आता तो अभी मैं काट देता e और log को, तो इस -1/2 को मैं ठिकाने लगाऊंगा, यहाँ से इसको उधर भेज दूंगा इसकी पावर में, तो क्या बन जाएगा e की पावर log ऑफ, इसकी पावर क्या आ जाएगी -1/2, 1 - y² की पावर -1/2। अब यहाँ पे मॉडुलस लगाना, वही बात है, मॉडुलस लगाना चाहो तो लगाओ वरना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। मैंने यहाँ पे लगाया, यहाँ पे छोड़ दिया, छोड़ो इसको। e और log ये कट जाएगा, है ना, ये खत्म हो गया, ये बच गया क्या, 1 - y² की पावर -1/2। देखो सबसे पहले ये माइनस हटाओ तो क्या बन जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 1/1 - y² की पावर 1/2। ठीक है, ये मैंने माइनस हटा लिया तो नीचे की तरफ आ गया। अब क्या करें, अब देखो माइनस नीचे आके प्लस का 1/2 हो गया। अब 1 - y² की पावर 1/2, अब पावर 1/2 मतलब √1 - y²। ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये कौन सा ऑप्शन है, तो क्या है 1/√1 - y², ये 1/√1 - y², ये ऑप्शन हो गया ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा हो गया। आगे जाके यहाँ एडजस्टमेंट करना पड़ता है, ऑप्शन जैसा है वैसा दिखाने के लिए तो फिर एडजस्टमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो कर लिया, आंसर डी आ गया। ये थी आज अपनी पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज, कौन सी 9.6। अब हम आगे मिलेंगे तो फिर मिसलेनियस एक्सरसाइज ये सब देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आगे। थैंक यू वेरी मच।